नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीतिकालीन साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने रीतिकाल पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आज हम उसी रीतिकाल के बारे में जानेंगे कि रीतिकाल में जो साहित्य लिखा गया तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। यानी कि रीतिकाल के समय में सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी, राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, धार्मिक पृष्ठभूमि क्या थी और साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या थी, और इन सभी पृष्ठभूमि या इस सभी परिस्थितियों का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, रीतिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसे परिस्थितियां भी कहते हैं कि रीतिकाल जो था उसकी क्या परिस्थितियां थी, तो आइए देखते हैं। योगिन साहित्य की गतिविधि तत्कालीन परिस्थितियों से परिचालित होती है। यानी कि दोस्तों, जो योगिन या समकालीन जो परिस्थितियां होती है वह साहित्य को प्रभावित करती है। यानी कि तत्कालीन जो परिस्थिति हो, जैसे हम रीतिकाल की बात कर रहे थे, तो रीतिकाल का जो समय है वह समय है संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक। तो इस समय की जो परिस्थितियां थी, यानी कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, ये जो परिस्थितियां थी यह साहित्य को कहीं न कहीं प्रभावित करती है। अतः रीतिकालीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने से पूर्व इस काल की विभिन्न परिस्थितियों का विवेचन करना आवश्यक है। तो रीतिकालीन साहित्य क्या है, उसकी प्रवृत्तियां क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, यह जान लेने से पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक मानी गई है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने रीतिकाल की जो समय सीमा है वह संवत में 1700 से लेकर 1900 तक माना है। 200 वर्षों की इस दीर्घ कालावधि में रचित रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां योगिन परिस्थितियों के संदर्भ में ही देखी जानी चाहिए। अतः रीतिकालीन प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि में हमें इस काल की राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का लेखा जोखा कर लेना चाहिए। तो हमें जो ये 200 साल के वर्ष हैं, यानी कि 1700 से लेकर 1900 का जो समय है, इसमें साहित्य किस प्रकार से लिखा गया, रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां क्या थी, इसको जानने के लिए हमें रीतिकाल की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, इसे देखना आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों का रीतिकालीन साहित्य पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में। यानी कि रीतिकाल के समय में जो समय है 1700 से लेकर 1900 के बीच में जो देश की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, तो आइए देखते हैं। रीतिकाल मुगलों की सत्ता के चरम वैभव का काल है। मुगल साम्राज्य का चरम उत्कर्ष, उत्तरोत्तर हास्य और फिर पतन भी इसी काल में हुआ। तो दोस्तों, हम रीतिकाल देखते हैं, तो जब रीतिकाल आरंभ होता है तो इसमें कौन से वंश का शासन था, तो मुगल वंश का, यानी कि मुगलों का भारत पर शासन था। और इस समय मुगल सत्ता का चरम वैभव का काल था, यानी कि मुगल जो साम्राज्य है उसका भारत पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरे भारत पर कब्जा था। मुगल साम्राज्य का चरम उत्कर्ष
यानी कि इसका जो इसकी स्थिति कैसी थी, काफी उत्कर्ष पे थी। उत्तरोत्तर हास्य यानी कि मुगल जब रीतिकाल आरंभ होता है तो मुगल साम्राज्य उस समय अपनी चरम सीमा पर थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका हास्य भी दिखाई देता है और अंत में जब रीतिकाल खत्म होता है तो मुगलों का पतन हो जाता है और भारत पर अंग्रेजों का राज्य कायम हो जाता है। शाहजहां के शासनकाल में रीति युग का आरंभ हुआ। यानी कि जब रीति काल आरंभ होता है तो उस समय भारत के जो शासक थे तो उसके ऊपर कौन विराजमान थे, तो शाहजहां। राज दरबारों में वैभव, भव्यता एवं अलंकरण की प्रधानता थी। राजा और सामंत अपने दरबारों में गुणीजनों, कवियों, कलाकारों को प्रश्रय देते थे। यानी कि जो राजा थे उस समय, सामंत थे, वो अपने दरबारों में जो गुणीजन यानी कि जिसके पास कोई गुण है, कवि है, कलाकार है, उन्हें अपने राजा के आश्रय में, यानी राजा अपने दरबार में उन्हें आश्रय देते थे। शासकों में आत्म प्रशंसा का मोह एवं श्रृंगारिक मनोरंजन की चाह थी। यानी कि उस समय के राजा कैसे थे, तो विलासी राजा थे। इसीलिए उन्हें अपनी आत्म प्रशंसा सुनना यानी अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता था और वे आत्म प्रशंसा का मोह रखते थे और श्रृंगारिक मनोरंजन की चाह थी। यानी कि वे राजा जो थे वो विलासी राजा थे, इसलिए उन्हें श्रृंगारिक कविताएं सुनना पसंद था, जिसमें कि यह दिखाया जाए कि कोई राजा किसी राजकुमारी से प्रेम करता है, उसे पाने के लिए युद्ध करता है, या राजा रानी के प्रेम का, उसके विलास का वर्णन किया जाए, ऐसे कविताएं राजाओं को पसंद थी। ताजमहल एवं मयूर सिंहासन जैसी भव्य कृतियों का निर्माण हो चुका था। यानी रीतिकाल के समय में ही ताजमहल एवं मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ था। उत्तर भारत के अधिकांश राजपूत राजाओं एवं सामंतों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यानी कि उत्तर भारत के जो राजपूत राजा थे उन्होंने मुगलों की अधीनता, उनकी गुलामी को स्वीकार कर लिया था। मुगलों का शासन दक्षिण में अहमदनगर, बीजापुर एवं गोलकोंडा तक फैल गया था। शाहजहां के उपरांत औरंगजेब मुगल शासक बना, जो अपनी धर्मांधता एवं कट्टरता के लिए प्रसिद्ध रहा है। उसका व्यक्तित्व रागात्मक तत्वों से रहित था और साहित्य, संगीत, कला के प्रति उसे कोई विशेष रुचि नहीं थी। यानी कि जब भारत पर मुगलों का शासन था और उस समय जो शाहजहां थे, अकबर थे, इनका जब शासन था तो इनकी जो नीति थी कैसी थी, उदार थी। ये गुणीजनों जो थे, जिसके पास कोई प्रतिभा है, उन्हें अपने दरबारों में स्थान देते थे, जिसमें कवि, कलाकार, इन्हें महत्व मिलता था। परंतु इसके बाद जब औरंगजेब राजा बना तो औरंगजेब कैसा था, वो एकदम धर्मांध था, यानी केवल अपने ही धर्म को मानने वाला, और उसकी दृष्टि एकदम कट्टरतावादी थी। वह अन्य धर्मों, अन्य लोगों को महत्व नहीं देता था। इसीलिए हम देखते हैं कि जब औरंगजेब राजा बना तो उसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना आरंभ कर दिया और अपने मुगल दरबार में से हिंदू कवियों को भी उसने बाहर निकाल दिया था। औरंगजेब, उसका व्यक्तित्व रागात्मक तत्वों से रहित था और साहित्य, संगीत, कला के प्रति उसे कोई रुचि नहीं थी। यानी कि औरंगजेब जो है उसके अंदर रागात्मक तत्व नहीं था, इसीलिए उसने साहित्य, संगीत, कला को अपने दरबारों में जगह नहीं दी। औरंगजेब ने अपने जीवन काल में केवल अनेक युद्ध किए तथा राज्य का विस्तार भी किया, किंतु उसके बाद मुगल सत्ता का पतन प्रारंभ हो गया। औरंगजेब के उत्तराधिकारी
विलासी, अयोग्य एवं असमर्थ शासक सिद्ध हुए। अनेक प्रदेशों में राजा एवं सामंतों ने अपनी स्वतंत्र सत्ताएं स्थापित कर ली। दक्षिण में मराठे स्वतंत्र हो गए। यानी कि दोस्तों, रीतिकाल में हम देखते हैं तो शाहजहां के बाद जब औरंगजेब राजा बना तो उसकी जो नीति थी वो उदार नहीं थी। इस कारण उसने हमेशा अपने जीवन काल में केवल युद्ध ही किया और औरंगजेब के मरने के उपरांत उसके जो उत्तराधिकारी थे, यानी कि उसके जो उत्तराधिकारी उसके बेटे थे, वो कैसे थे? वो अयोग्य थे, विलासी थे और असमर्थ थे। इसके कारण उन्होंने औरंगजेब की सत्ता को कायम नहीं कर पाया और प्रदेश के जो अन्य राजा थे, सामंत थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी प्रकार दक्षिण में मराठे जो थे वो भी स्वतंत्र हो गए और धीरे धीरे सभी राजा जो कि मुगलों के अधीन थे, मुगलों के आश्रय में थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण क्रमशः 1739 एवं 1757 में हुए, जिसमें मुगल साम्राज्य की कमर टूट गई। यानी कि मुगलों के ऊपर नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया और अहमद शाह अब्दाली ने 1757 में मुगलों के ऊपर आक्रमण किया, जिसमें मुगलों की जो कमर टूट गई, यानी कि उनकी स्थिति काफी खराब हो गई। कालांतर में अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई में शाह आलम को पराजित कर मुगल साम्राज्य को अपनी कठपुतली बना लिया। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने उस समय के जो राजा थे शाह आलम, उसको पराजित करा के मुगल साम्राज्य का अंत किया और देश में अंग्रेजों की जो शासन है उसे स्थापित किया। जहांदार शाह, मोहम्मद शाह रंगीले जैसे विलासी एवं कमजोर शासकों के राज्य में गिद्धों के नीड़ों में उल्लू रहने लगे और बुलबुलों का स्थान कागों ने ले लिया। वेश्याओं, तबलचियों एवं सारंगी वादकों का राज्य कार्य में दखल होने लगा और शासन व्यवस्था निरंतर कमजोर होती गई। यानी कि मुगल के पतन का सबसे बड़ा कारण यह है कि औरंगजेब के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो कैसे थे? वो डरपोक थे, विलासी थे और अयोग्य थे। वो अधिकतर समय वेश्याओं के पास बिताते थे, जिसके कारण उनका पतन हुआ। तो आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि रीतिकाल में सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप हमें इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से यह बताने का प्रयास कीजिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं सामाजिक परिस्थितियां। रीतिकाल पर यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है। तो एक कहावत है, एक उक्ति है कि यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि जैसा राजा होगा वैसे ही प्रजा होंगे, या कह सकते हैं कि जैसा राजा होगा वैसा ही प्रभाव जनता के ऊपर भी पड़ता है। अगर राजा विलासी होंगे तो जनता भी कैसी होगी? विलासी होंगी। अगर राजा ही भ्रष्ट होंगे तो जनता भी उसी के समान भ्रष्ट होगी। ऐसी एक उक्ति है कि यथा राजा तथा प्रजा। तो रीतिकाल पर यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है। समाज विशृंखलित हो रहा था। नैतिकता की ओर न राजा ध्यान देता था, न प्रजा ही नैतिक नियमों का पालन करती थी। यानी कि समाज जो था वो विशृंखलित हो रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में नैतिकता का हास्य हो रहा था। नैतिकता की ओर न तो राजा ही ध्यान दे रहा था और न ही प्रजा। इस कारण समाज में कुछ नैतिक नियम होते हैं,
उन नैतिक नियमों का पालन न तो राजा कर रही थी और न ही प्रजा। इसलिए समाज जो है एक प्रकार से घोर अनैतिकता का शिकार हो रहा था। सामंतवाद का बोलबाला था। सामंतवाद का बोलबाला होने से समाज में सामंतशाही के दोष आ गए थे, यानी कि समाज में सामंतवाद, आप लोगों ने इतिहास में सामंतवाद पढ़ा होगा, तो सामंतवाद का बोलबाला था, इसीलिए वैसी ही प्रवृत्ति हमें समाज में भी दिखाई देती है। सामान्य जनता कष्टों और अभाव से घिरी हुई थी। सामंत और अमीर उमरा विलास के उपकरणों की खोज में लगे रहते थे। सूरा सुंदरी में डूबे हुए विलासी जन काम कला की शिक्षा को ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। यानी कि जो राजा थे, जो सामंत थे, उनका ध्यान सामान्य जनता की ओर नहीं था। इसलिए जो सामान्य जनता थी वह अनेक कष्टों और अभावों से घिरी हुई थी। सामंत और जो अमीर थे, यानी कि उस समय जो सामंत लोग थे, अमीर उमरा थे, वो विलास के उपकरणों में डूबे हुए थे। यानी कि भोग विलास, वेश्याओं के पास जाना, शराब में डूबे रहना, सुरा सुंदरी में डूबे रहना, ऐसी चीजों को ही वो महत्व देते थे। सुरा और सुंदरी में डूबे हुए विलासी जन काम कला की शिक्षा को ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। यानी शिक्षा का जो महत्व है वह केवल इतना ही था कि जो कवि थे, जो ज्ञानी थे, वो केवल काम शास्त्र, काम कला का ही प्रदर्शन करते थे और राजा महाराजा उनके लड़कों लड़कियों को केवल काम कला की शिक्षा देकर ही वह अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाते थे। समाज की परिस्थिति देखिए तो सुंदर लड़कियों का अपहरण करवा लेना, वेश्याओं को सम्मान देना एवं मनोरंजन के अनेक घटिया साधनों में लीन रहना तत्कालीन समाज की गिरी हुई दशा को सूचित करता है। जनसाधारण में अंधविश्वास एवं रूढ़ियां व्याप्त थी। जनता प्रायः अशिक्षित थी तथा बाल विवाह प्रचलित थे। धनी सामंत वर्ग के लोग गरीबों पर मनमानी अत्याचार करते थे। कला कौशल एवं व्यापार से शासक वर्ग का संरक्षण अब प्राय समाप्त होने लगा था। बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी तथा परिवारों में अशांति रहती थी। अभिजात के संस्कृति एवं उच्च नैतिक मूल्यों का हास्य हो रहा था। यानी कि हम देखते हैं कि समाज में कई अंधविश्वास रूढ़ियां व्याप्त हो गई थी। जो जनता थी वो अशिक्षित थी। समाज में बाल विवाह, फिर हम देखते हैं कि बहु विवाह जैसे कुछ समस्याएं समा गए थे और समाज पर अभिजात के संस्कृति का प्रभाव होने से जो नैतिक मूल्य हैं, उच्च नैतिक मूल्यों का हास्य होता हुआ दिखाई देता है। तो यह थी सामाजिक परिस्थितियां। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि रीतिकाल की धार्मिक परिस्थितियां क्या थी। तो आइए देखते हैं धार्मिक परिस्थितियां। अकबर एवं जहांगीर की उदार धार्मिक नीतियों के कारण हिंदू और मुसलमानों में जो निकटता आई थी वह औरंगजेब जैसे धर्मांध एवं कट्टर शासक के राज्य में समाप्त हो गई थी। दोस्तों जैसे कि हमने पहले देखा कि जो शाहजहां थे, अकबर थे, इनकी नीतियां कैसी थी? उदार थी। इन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से देखा। इनमें औरंगजेब के समान कट्टरता नहीं थी, धर्मांधता नहीं थी। इसलिए इन्होंने बाकी धर्मों को भी कोई ज्यादा नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न नहीं किया। परंतु औरंगजेब जब राजा बना तो इसने इसकी जो नीति थी वो उदार न होने के कारण इसने इस्लाम धर्म के अलावा जो धर्म थे उसका नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया। हिंदी क्षेत्र में वैष्णव संप्रदायों का प्रभाव था, किंतु महंत एवं पीठाधिकारी
लोभवश राजाओं एवं सामंतों को गुरु दीक्षा देकर भौतिक सुविधाएं प्राप्त करने की ओर उन्मुक्त हो चुके थे। यानी कि हिंदी जो क्षेत्र है, भारत का जो हिंदी बोलने वाला जो क्षेत्र है, उसमें हम देखते हैं कि वैष्णव संप्रदाय, यानी कि वैष्णव संप्रदाय में चाहे वो राम से संबंधित संप्रदाय हो या कृष्ण से संबंधित संप्रदाय हो, तो इन संप्रदायों का प्रभाव था। और इसके जो महंत थे या पीठाधिकारी जो थे, वो लोभ के कारण, यानी कि लोभ के कारण किसी राजा को, किसी सामंत को गुरु दीक्षा देकर उनसे सुविधाएं प्राप्त करते थे। भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने की ओर इनकी रुचि अधिक थी। राधा कृष्ण की श्रृंगार लीलाओं को भक्ति समझा जाने लगा था तथा मंदिरों में भी नाच गाने के आयोजन भक्ति के नाम पर होने लगे थे। इस्लाम धर्म में रूढ़िवादिता बढ़ गई थी। कुरान को याद कर लेने एवं नमाज पढ़ने को ही धर्म समझा जाने लगा था। केवल बाह्याचरण को ही धर्म माना जाता था। नैतिक मूल्यों की ओर ध्यान देने का किसी को अवकाश न था। लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी मंदिरों मजारों पर जाने लगे थे। मंदिर मठों में धर्म के नाम पर विलास क्रीड़ाएं होने लगी थी। स्थूल इंद्रियता एवं कामुकता की पूर्ति धर्म की आड़ में की जाती थी। धर्म के उदात्त रूप का इस काल में अभाव था और नैतिक मूल्यों में गिरावट आ गई थी। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि रीति काल में जैसे राजनीतिक परिस्थिति देखा, सामाजिक परिस्थिति देखा, तो उसमें किस प्रकार नैतिक मूल्यों का हास्य हो रहा था। तो उसी प्रकार दोस्तों, हम जब धार्मिक परिस्थितियां देखते हैं, तो धार्मिक परिस्थिति में भी देखते हैं जो कुछ धर्म को मानने वाले लोग थे, यानी कि चाहे वो पंडित, पुजारी, मियाँ थे, वो क्या कर रहे थे, अपने धर्म को छोड़कर भोग विलास में या लालचवश राजाओं को दीक्षा देकर उनसे धन अर्जित करना ही उनका उद्देश्य था। और मंदिरों मठों में हम देखते हैं कि एक प्रकार से जो विलास की प्रवृत्ति जो थी वह बढ़ती जा रही थी। लोग धर्म के नाम पर एक प्रकार से अपनी काम वासनाओं की पूर्ति किया करते थे। इस कारण हम देखते हैं कि रीति काल में धार्मिक परिस्थितियों में भी देखते हैं कि नैतिक मूल्यों में गिरावट आ गई थी। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं कि जो हमने परिस्थितियां देखी, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, इनका साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और साहित्य रीति काल में कैसे लिखे गए थे। तो साहित्यिक परिस्थितियां, साहित्य और कला की दृष्टि से रीति काल में पर्याप्त प्रगति हुई। इस काल में अलंकरण, कलात्मकता की प्रधानता प्रत्येक क्षेत्र में थी। कवियों और कलाकारों को राज दरबारों में प्रश्रय देकर अच्छी वृत्ति दी जाती थी तथा उनकी गणना समाज के प्रतिष्ठित लोगों में होती थी। दोस्तों, हम रीति काल में देखते हैं कि जो साहित्य है, तो रीति काल में साहित्य में अलंकरण, कलात्मकता की प्रधानता देखने को मिलती है। यानी कि रीति काल के जो कवि थे वो अलंकारों के माध्यम से या अपने कला कौशल के माध्यम से राजा को एक प्रकार से चमत्कृत करना चाहते थे। राजा को प्रभावित करके धन अर्जित करना ही लेखकों का उद्देश्य था। आप लोगों ने बिहारी के संदर्भ में सुना होगा कि बिहारी को प्रत्येक दोहे के बदले में उन्हें सोने की असरफी दी जाती थी। उसी प्रकार रीति काल में जितने भी कवि थे उन्हें साहित्य लिखने पर पुरस्कार के तौर पे कुछ न कुछ संपत्ति, धन दिए जाते थे। इस कारण रीति काल के जो कवि थे वह राज दरबारी कवि थे और वे राजा को प्रसन्न करके धन अर्जित करना चाहते थे। इसलिए वो राजा की प्रशंसा में अलंकरण जो कलात्मकता की प्रधानता दिखाने के लिए वो काव्य लिखते थे। और इसी कारण समाज में उनकी स्थिति कैसे थी,
काफी अच्छी स्थिति थी। दरबारी कवि होने के कारण इस काल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा एवं शौर्य के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन प्रमुखता प्राप्त कर चुके थे। यानी कि कवि कैसे थे? वो दरबारी कवि थी, राजा के आश्रय में रहने वाले कवि थे। इस कारण राजा के आश्रय में रहने के कारण इन कवियों ने राजा की प्रशंसा और शौर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया, यानी कि बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया। कवियों का ध्यान जनसाधारण की समस्याओं को चित्रित करने की ओर नहीं गया। परिणाम स्वरूप कविता उच्च वर्ग की भावनाओं के अनुरूप श्रृंगार एवं विलास के पंख में फंस गई। दोस्तों, जैसे कि हम रीतिकाल में देखते हैं, रीतिकालीन साहित्य के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि रीतिकाल में जन सामान्य का चित्रण नहीं था, या जो सामान्य लोग थे उनकी समस्याओं का वर्णन नहीं था। तो उसका मुख्य कारण यही था कि राजा जो थे उनके आश्रय में कवि लोग होते थे, और राजा के आश्रय में कवि होने के कारण कवि केवल राजाओं की ही प्रशंसा में लगे हुए थे। इस कारण उसने जन सामान्य की समस्याओं को अपने काव्य में स्थान नहीं दिया। कविता इसी कारण उच्च वर्ग की भावनाओं के अनुरूप, यानी कि उच्च वर्ग में कौन आते हैं? राजा, सामंत, अमीर। और इनकी भावनाएं कैसी थी? तो इनकी भावनाएं थी श्रृंगार एवं विलास की, यानी कि ये श्रृंगारिक कविताएं सुनना और भोग विलास में डूबे रहना पसंद करते थे। इसलिए कवि भी उनके अनुकूल ही, उनके भावनाओं के अनुकूल वैसी ही कविताएं लिख रहे थे। इस कारण हम देखते हैं कि सामान्य जनता की समस्याओं को कवियों ने नहीं उठाया। इस काल में काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा प्रतिष्ठित हो चुकी थी, यानी कि रीतिकाल की भाषा कैसी थी? तो ब्रज भाषा। सभी कवि इसी भाषा में काव्य रचना करते थे। राजकाज की भाषा फारसी थी। तो यह बात आपको याद रखना है कि कविता की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। और राजकाज की भाषा फारसी थी, क्योंकि मुगल जो थे वो भारत पर कायम थे। मुगलों का भारत पर साम्राज्य था, इसलिए मुगलों ने अपने राजकाज की जो भाषा है वो कौन सी रखी? फारसी भाषा। यानी कि मुगल जो थे अपना राजकाज जो चला रहे थे, तो उससे संबंधित जो कार्य हैं वो फारसी भाषा में करते थे, जिसमें अलंकरण की प्रवृत्ति प्रधान थी। शाहजहां को कसीदे, प्रशंसापरक गीत सुनने का शौक था, अतः उसके दरबार में प्रायः ऐसे कवि थे जो कसीदे सुनाया करते थे। तो फारसी में हम देखते हैं दोस्तों कि कविता की एक शैली होती है जिसे कहते हैं कसीदे, यानी कि प्रशंसापरक गीत। तो शाहजहां को कसीदे यानी कि अपनी तारीफ सुनना पसंद था, इसलिए उनके दरबार में जो कवि थे वो कवि शाहजहां को तारीफ में कसीदे पढ़ के सुनाया करते थे। उसी के अनुकरण पर अन्य देशी राजा नवाबों के राज्य में भी प्रशंसापरक काव्य रचने की प्रवृत्ति पनपती गई। यानी कि जैसे हम देखते हैं दोस्तों कि मुख्य रूप से राजा कौन था? शाहजहां। और जो उसी के अनुकरण पे जो छोटे मोटे राजा थे, उन्होंने शाहजहां के ही अनुकरण पर अपने अपने कवियों से प्रशंसापरक काव्य लिखवाए और उन्हें राज दरबार में सुनवाए। रीतिकाल के कवि अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए काव्य रचना करते थे। वे कवि दंगलों के आयोजकों को अपनी बुद्धि का लोहा मनवाने हेतु चमत्कारपूर्ण काव्य रचना करने में ही कवि कर्म की सफलता समझते थे। तो रीतिकाल में जो कवि थे वो अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए ही काव्य लिखते थे। और कवि दंगल है, जैसे कि कुश्ती होता है तो कुश्ती के दंगल होते हैं, उसी प्रकार कवियों में भी दंगल होते थे। दंगल में हाथापाई नहीं होते थे। इसमें कवियों को अपनी बुद्धि का लोहा मनवाने के लिए, यानी कि अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए काव्य लिखना पड़ता था और सबके सामने सुनाना पड़ता था।
इसलिए इन कवियों ने ऐसे काव्य लिखे जिसमें कि चमत्कारपूर्ण काव्य हो, यानी कि जिसमें अलंकार की प्रधानता हो, जिससे कि वे लोगों को, राजाओं को आकर्षित कर सके। काव्य शास्त्र की जानकारी को प्रदर्शित करना भी उनका एक उद्देश्य था। वे कवि और आचार्य दोनों ही बनना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना प्रचुर परिणाम में की है। यानी कि वो कवि जो थे रीतिकाल में, वह यह दिखाना चाहते थे कि काव्य शास्त्र के जितने भी नियम है, जितनी भी जानकारी है, उन्हें है। इसलिए वह कवि, और कवि होने के साथ ही वह आचार्य भी बनने का सपना देख रहे थे। इसलिए उन्होंने लक्षण ग्रंथ भी लिखे। अब लक्षण ग्रंथ क्या होता है कि जब किसी ग्रंथ में काव्य शास्त्र के नियमों का या काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन करते हुए कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उसे लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई कवि है, वह काव्य हेतु, काव्य स्वरूप, काव्य लक्षण, शब्द शक्ति, रस, अलंकार, छंद, इसके नियमों का वर्णन करते हुए काव्य लिखता है। यानी कि पहले तो वह इसके नियम बताता है और इसके नियम को बताते हुए उदाहरण के रूप में काव्य लिखता है, तो उसे कहते हैं लक्षण ग्रंथ। तो इस युग में यानी कि रीतिकाल में हम देखते हैं कि कवियों ने अपनी बुद्धि के प्रदर्शन के लिए उन्होंने क्या किया कि लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों के कार्य पर व्यंग्य करते हुए लिखा है। रीतिकाल के कवियों ने तो मानो राजा महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए ही काव्य सृजन किया है। एक प्रकार के कविराज तो रहीसों के मुख में मकर ध्वज झोंकते हैं, दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकर ध्वज रस की पिचकारी देते हैं। रीतिकालीन कवि वासना के रस में आखंड डूबकर समाज को ऐसा काव्य प्रदान कर रहे थे जो श्रृंगार के संकुचित दायरे में घिरा हुआ था। हाव भाव, हेला, नायिका भेद और अलंकार निरूपण में ही वे अपनी बुद्धि लगा रहे थे। उनका शास्त्र ज्ञान भी नवीनता से युक्त न होकर संस्कृत काव्य शास्त्र का अनुकरण मात्र था। तो रीतिकाल में हम देखते हैं कि जो कवि थे वो वासनात्मक साहित्य अधिक लिख रहे थे। इसके कारण उनके काव्य का विषय क्या था? श्रृंगारिक विषय था, यानी कि वो श्रृंगारिक विषय के संकुचित दायरे में घिरे हुए थे। और उन्होंने जो हाव भाव है, नायिका भेद है या अलंकार निरूपण, इसी को लेकर अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखाना या बुद्धि को दिखाना कि वो कितने बुद्धिमान हैं, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए हम देखते हैं उन्होंने जो शास्त्र ज्ञान की बातें कही है उसमें कोई भी नवीनता दिखाई नहीं देती है। उन्होंने क्या किया है? केवल संस्कृत काव्य शास्त्र का अनुकरण किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में जो नियम, जो सिद्धांत थे, उन्होंने केवल उसका अनुकरण करके उसे ब्रज भाषा में लिख दिया है। उसमें कोई भी मौलिकता, कोई भी नवीनता नहीं है। तो दोस्तों, यह था रीतिकाल की परिस्थितियां, पृष्ठभूमि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से यह बताने का प्रयास कीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों, आप हमें यह भी बता सकते हैं कि आप जो अगला वीडियो है वह किस विषय पर देखना चाहते हैं। आपके कमेंट को हम प्रधानता देकर उस टॉपिक पर भी हम वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।